बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा असली एडू। तो बच्चों, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12 का आज हम सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं। और सेकेंड चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये है ना। इस चैप्टर में जैसा कि आपको पता होगा कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो हम लोग गैसियस स्टेट के बारे में क्लास 11th में पढ़े थे। इसके जस्ट पहले हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट, जिसके लगभग 8 लेक्चर हमने अपने इस चैनल पे अपलोड किया, है ना। उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको सारे लेक्चर्स को जरूर देखिए आप, ठीक है। और इसमें हम मैटर का तीसरा स्टेट जो है अपना लिक्विड, जिसमें डिटेल में हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही एक सिंपल लेक्चर है, जहां पे बात होने वाला है कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, है ना। कंसंट्रेशन टर्म पर हम क्लास 11th में भी हमने इस पर लेक्चर बनाया था, है ना। क्लास 11 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहां पे हमने कंसंट्रेशन टर्म को हमने वहां भी बताया, लेकिन हम यहाँ पर एक बार फिर से उसको देखेंगे उसको, और इस पे कुछ नए नए क्वेश्चन भी करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये पूरा चैप्टर में लगभग इसमें भी 8 से 9 लेक्चर होंगे। इसमें चैप्टर एक अच्छा चैप्टर है। लेक्चर्स ज्यादा होने पीछे कारण यही होगा कि हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे हम, और सारे टॉपिक्स पर जो भी क्वेश्चंस है, जो हमारे बोर्ड के लिए है, जो हमारे जेई और नीट के लिए है, मतलब यह जो लेक्चर का जो पूरा जो हम लेक्चर जो इसका हम सीरीज जो स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन का, ये उन सारे बच्चों के लिए है जो बच्चे बोर्ड क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन, जेई और नीट के लिए भी है ना बच्चों। तो इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड, जेई, नीट सबका हम आपको करवाएंगे, और पूरे टॉपिक एक एक टॉपिक को आपको यहाँ पे हम कवर करेंगे हम, ठीक है बच्चों। तो आज का चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक टॉपिक। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो आप क्या बोल सकते हैं सॉल्यूशन का डेफिनेशन। सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस mixture of 2 or more substance, 2 or more substance in which each substance lose their property when dissolved and cannot be separated pure by simple method, ठीक है। सीधा सा डेफिनेशन में क्या बोला कि बच्चों सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस समझ में आता है आपको, जिसमें कंपोनेंट यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो, है ना, पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर किसका, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस का। सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट के भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कंपोनेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें जितने भी कंपोनेंट जो होते हैं बच्चों, वह अपने प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, वो लॉस कर देगा, ठीक है ना। वो उस सॉल्यूशन में घुल जाएगा, वो अब वो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी हो गया, वो अपना उसका खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना। और आप उस कंपोनेंट को सिंपल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसी होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, सॉल्यूशन। अच्छा, अब बता दें आपको हम कि डिपेंडिंग अपॉन द number of component in a solution, there are 3 types of solution। मतलब एक सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, 2 है, 2 से ज्यादा है। इस बेसिस पर सॉल्यूशन को हम 3 टाइप में करते हैं। सबसे पहला क्या, अगर 2 कंपोनेंट हो, कितने कंपोनेंट हो, 2, इसको कौन सा बोलते हैं सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन।
बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं कि शुगर इन वाटर है ना, इसमें दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, शुगर और वाटर। जहाँ शुगर सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। बताएंगे इसके बारे में। तो उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, अगर हमारे तीन कंपोनेंट है, थ्री कंपोनेंट है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, टर्शियरी सॉल्यूशन है ना। और अगर तीन से ज्यादा है, फोर कंपोनेंट है, फोर कंपोनेंट, क्या बोलेंगे इसको हम, क्यूटेनरी सॉल्यूशन। क्यूटेनरी सॉल्यूशन, ठीक है। एक मिनट, ठीक है ना। तो इतने टाइप के क्या हो गए बच्चों, सॉल्यूशन हो गया किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं कि अगर शुगर, वाटर और उसमें हमने सॉल्ट भी डाल दिया, तो इसमें तीन तीन कंपोनेंट हो गए ना। तो इसको आप किसमें बोलेंगे, आप टर्शियरी सॉल्यूशन, इसमें तीन कंपोनेंट हो सॉल्यूशन में। अब आपको पता होगा ना कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन जो है कि जब भी बच्चों सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है, तो इससे क्या बनता है, सॉल्यूशन। क्या बनता है इससे, सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेसर अमाउंट में हो। कौन से अमाउंट में, लेसर अमाउंट में, जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर काफी कम मात्रा में होगा, उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट में हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको बोलते हैं हम शुगर सॉल्यूशन, तो इसमें शुगर सॉल्यूशन बोलते ही शुगर काफी क्या है, इसमें कम अमाउंट में, जो विन वाटर शुगर डिजॉल्व इन वाटर, शुगर कम है तो शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है। और इसमें वाटर क्या है, इसमें हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पे शुगर क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट। और वाटर क्या है, यहाँ पे वाटर इज सॉल्वेंट। आया सर मैंने। तो जो कम अमाउंट में होगा और इन दोनों के मिलने से बन गया सॉल्यूशन, और ये बाइनरी सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना नोट करिए। अब बात करते हैं कुछ सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। इतना नोट कर दीजिए। देखिए, अब सॉल्यूशन को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, किसका कैसा सॉल्वेंट है ना। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बच्चों गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। गैसियस सॉल्यूशन जिसमें सबका सॉल्वेंट क्या है, गैस है। लिक्विड सॉल्यूशन कब बोलेंगे, जब सबके सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। और सॉलिड सॉल्यूशन कब होगा, जब सबके सॉल्वेंट सॉलिड है। अब देखिए, अब इसमें अगर सॉल्यूट मान लेते हैं गैस के लिए और सॉल्वेंट भी गैस है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एयर। ठीक है, अगर सॉल्वेंट गैस है लेकिन सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3। और ह्यूमिडिटी होता है ना, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर। वाटर वेपर ये लिक्विड, ये किसमें ये मिला हुआ है, ये एयर गैस के साथ। ठीक है ना। सॉलिड इन गैस, ठीक है, जैसे कि कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फोर इज सॉलिड और N2 क्या है, गैस है। डस्ट इन एयर, अगर हमारे एयर में डस्ट मिला हुआ है तो ये भी किसके एग्जांपल हो जाएंगे, गैसियस सॉल्यूशन का। ठीक है, उसमें सॉलिड इन गैस। उसी तरीके से अगर बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन का, तो लिक्विड में क्या है, गैस इन लिक्विड। ठीक है ना बच्चों, एक मिनट देखिए। ठीक है, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जिसको बच्चों हम लोग सोडा वाटर भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडा वाटर। सोडा वाटर का सॉल्यूट क्या होगा, CO2, और सॉल्वेंट क्या होगा, तो वाटर होगा। ठीक है ना। इसके अलावा लिक्विड सॉल्यूशन, व्हेन लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, जैसे इथेनॉल इन वाटर। इसके अलावा सॉलिड इन लिक्विड, सुक्रोज इन वाटर। हियर सुक्रोज इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड। ओके, सॉलिड सॉल्यूशन क्या है समझिए। व्हेन यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होने वाला है, सॉलिड होने वाला है। गैस इन सॉलिड, जैसे कि व्हेन हाइड्रोजन गैस ओवर पैलेडियम, जब होता है प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन का, तो वहां पे। ठीक है ना। लिक्विड सॉलिड क्या, लिक्विड इन सॉलिड, जैसे मरकरी विद सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम अमालगम, है ना। ये भी एक एलॉय में आता है। मरकरी क्या है, यहाँ पे लिक्विड है और ये सोडियम के साथ मिक्स हो गया, तो ये सॉल्यूशन होगा लिक्विड इन सॉलिड का। ओके, और एक लास्ट क्या है, सॉलिड इन सॉलिड से एग्जांपल एलॉय होगा। कितने एलॉय होते हैं जिसमें दो तीन मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं,
है कि नहीं। जैसे स्टील को ही पकड़ते, स्टील में मेनली आयरन है और उसमें हमने कार्बन को मिक्स किया, तो एक सॉलिड सॉलिड में ही क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, और ये होमोजीनियस होगा, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको भी नोट करिए। हम आते हैं आगे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, जो कि हमारा आज का मेन लेक्चर है, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है ना, कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन टर्म को बच्चों हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट, जो कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे क्या रहेगा, डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कंसंट्रेशन क्या होता है कि आपको एक आइडिया देगा कि कोई सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, कितना परसेंट, मतलब उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, है ना, कंसंट्रेशन है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब जो जिसका कंसंट्रेशन टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होते जाए, वो सब कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। याद रखिएगा, जिसमें भी वॉल्यूम आएगा, जिसका कंसंट्रेशन वॉल्यूम पे बात करेगा, है ना, वो सब का सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि पता है कि टेम्परेचर को चेंज करने पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, चेंज करता है कि नहीं। तो इसमें हम सबसे बात कर लेंगे क्या, परसेंट बाई वॉल्यूम, है ना, परसेंट बाई वॉल्यूम, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम आ गया इसमें। जैसे मास बाई वॉल्यूम परसेंट, वही, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्या, जैसे मोलारिटी, ठीक है ना। इसके अलावा हम और इसमें क्या बात करेंगे, जैसे कि नॉर्मालिटी, ठीक है। इसके अलावा तो ये सब जो कंसंट्रेशन टर्म जो देख रहे हैं बच्चों, ये सब क्या है, ये सब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें हम, जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगा, इसमें परसेंट बाई मास बाई मास परसेंट जिसको बोलते हैं। इसके अलावे और क्या बोल सकते हैं इसमें, जैसे कि हम मोलारिटी हो गया, तो इसमें क्या बोलेंगे, मोलालिटी, ठीक है ना, इसमें मोलालिटी, ठीक है। इसके अलावे जैसे कि मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सबसे ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, जैसे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है ना। ये सब जो भी हम कंसंट्रेशन टर्म बता रहे हैं, इसमें वॉल्यूम की बात नहीं होती, इसमें मास पे बात होगा। तो ये सब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर चेंज होने पर इसके कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो अगर अब हम इसमें बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, मास परसेंट, ठीक है ना, या परसेंट बाई मास, जो भी बोलिए। तो आप बताइए यहां से मास परसेंट बाई मास का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, परसेंट बाई मास या मास बाई मास पर। इसका होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। ये क्या हो गया बच्चों, मास परसेंट। कहने का मतलब अगर हम बोलते हैं कि शुगर सॉल्यूशन जो है बच्चों, शुगर सॉल्यूशन, अगर हमने बोल दिया कि शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 20% है, और क्या बोल दिया, वेट बाई वेट या मास बाई मास, यहाँ मास और वेट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, वो सेम इसको लेके चलेंगे। इसका क्या मतलब है, तो इट मीन्स दैट 20 ग्राम ऑफ sugar dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं बोलना, सॉल्यूशन में 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तब हम बोलेंगे कि शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 20% है, वेट बाई वेट, है ना। इसी तरीके से बात करते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अब इस पर देखिए, इस पर हमने जैसे बताया कि बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो जरूर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, जहां आपको कंसंट्रेशन टर्म के आपको लेक्चर्स वहां मिलेंगे। क्लास 11 का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो उसको भी आप देख सकते हैं आप, है ना। अगर आप ये लेक्चर पहले से अगर आपको वो क्लास 11 का वो लेक्चर देखे हैं, फिर भी आप इसको देखिए, क्योंकि इसमें कुछ नए क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके क्लास 12
कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो भी हम यहाँ पे करवाएंगे हम, है कि नहीं। तो ये हो गया। अब क्या करिए आप इसमें, इसको पहले नोट करिए, अब आगे आते हैं हम एक नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म को समझते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए जैसे भाई क्वेश्चन हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नहीं पहले इसको और समझिए। जैसे कि अगर हम बोल दे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ये कैसे निकलेगा, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या फिर बोल दे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना, या वॉल्यूम बाय मास परसेंट, ठीक है, ऐसा कंसंट्रेशन टर्म दिया हुआ। तो अब इसको, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा ये 100, ठीक है। अब मास बाय वॉल्यूम परसेंट बोलेंगे तो अब क्या बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट किस में रहेगा, मास में, और ये वॉल्यूम का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या बोलेंगे इसको 100। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। और ये वॉल्यूम बाय मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय, नीचे मास है ना, तो क्या बोलेंगे आप, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा ये 100। आया समझ में। तो ये रहा कुछ फार्मूला, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ और क्या है, जैसे कि अगर आपको बोला जाए पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी का फॉर्मूला क्या बनेगा, पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। इसका क्या लिखेंगे आप, इसका होता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बहुत एक छोटा कंसंट्रेशन टर्म है, बहुत छोटा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, ये आया क्या, पीपीएम। क्या मतलब, अगर हम बोलते हैं कि डीडीटी का कंसंट्रेशन, डीडीटी एक केमिकल है, इसका वाटर में कंसंट्रेशन 2 ppm है, 2 ppm, क्या मतलब है इसका, इट मीन्स दैट 2 ग्राम ऑफ DDT dissolved in 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 10 पर 6 जीरो कितना हो जाएगा बताइए। 10 to the power 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना, 10 to the power 6 मतलब 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख ग्राम। इसको किलोग्राम में बोले तो 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम में अगर 2 ग्राम डीडीटी डिजॉल्व है तो उसको पीपीएम बोलेंगे हम। मतलब आपने क्या देखा, ये कितना एक छोटा कंसंट्रेशन टर्म है कि नहीं ये, ठीक है। वैसे अगर बोलते हैं यहां से क्या, अगर हम आपको पीपीबी, ये तो और उससे भी छोटा कंसंट्रेशन टर्म आएगा पीपीबी, ये पार्ट्स पर बिलियन है, ये पार्ट्स पर बिलियन। इसको क्या लिखेंगे आप बताइए, कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा ये तो, 10 टू दी पावर 9। मतलब अगर हम बोल दे कि फिर से यहाँ पर कि कोई एक सॉल्यूट है, डीडीटी ही है, और इसका कंसंट्रेशन 2 ppb है, क्या मतलब ये हुआ इसका, कि 2 ग्राम डीडीटी डिसॉल्व्ड इन 10 टू दी पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इतने सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व है ये। तो समझ सकते हैं कि यह पीपीएम से भी काफी छोटा कंसंट्रेशन टर्म है ये, है कि नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब जैसे अगर हम बोल देते हैं क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन अगर लेते हैं कि बताइए कि इफ 20 ग्राम ऑफ शुगर dissolved in 100 ml of solution, what is the concentration, क्या, mass by mass percent, what is the concentration of solution। अब कैसे निकालना है, अब दे दिया कि if density of solution is 1.2 ग्राम पर
ml, है ना। देखते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा है या नहीं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो क्या है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछ रहे, क्या पूछा, 20 ग्राम शुगर डिजॉल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। आपसे पूछ रहा है मास बाई मास परसेंट में। तो बताइए, तो मास बाई मास परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाई मास परसेंट का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या 100, ये होता है फॉर्मूला। तो सॉल्यूट कितना दे रखा है 20 ग्राम, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 20। लेकिन आप तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ तो 100 ml है ना सॉल्यूशन, और हमें जो यहाँ पुट करना है मास ऑफ सॉल्यूशन पुट करना है। तो हम इस वॉल्यूम को किसमें चेंज करेंगे, हम मास में। और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि डेंसिटी है, तो आपको पता है ना कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। कहाँ लिख दे इसको हम, देखिए यहाँ पे डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो बताइए यहाँ से मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखिए, तो मास डेंसिटी कितना दे रखा है इसका 1.2 इंटू 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा, ये 120 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसे काट दीजिए, अब इसे 2 से 6 बार में, ये 50 बार में और ये 3 बार में, मतलब 16.6% क्या आ गया इसका कंसंट्रेशन आ गया, मास बाई मास परसेंट में आया है, ये मास बाई मास परसेंट में। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो अब हम अगला कंसंट्रेशन टर्म बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। देखिए क्या होता है मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, इसमें दो कंपोनेंट है, ए और बी। ए का मोल कितना है, Na है, और बी का मोल कितना है, Nb है। अब देखिएगा, मोल में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, तो हम इस पूरे मोल कंसेप्ट का भी लिंक अपने इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम, आप उसको भी जाके मोल कंसेप्ट पर जरूर, क्योंकि ये बात हम स्टार्टिंग में जब वहां पढ़ाए थे आपको, तो वहीं पर बताया था कि मोल ये सब ऐसे कंसेप्ट है जो पूरे केमिस्ट्री में आपको हमेशा काम आने वाला है, ये है ना। तो जरूर आप उसको देखिए, थोड़ा भी आपको यहाँ पर डाउट लग रहा है ना, तो ये सारे लेक्चर्स मोल कंसेप्ट और मोल फ्रैक्शन सब हमारे क्लास 11 के लेक्चर में अपलोड है, वो है ना, तो उसको जरूर देखिए एक बार आप, वहां पर डिटेल में, और वहां पर डिटेल में बताया हो। यहाँ हम थोड़ा इस चीजों को जल्दी लेके चल रहे हैं, क्योंकि यह चीज क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से जानते हैं, है ना। तो यही कारण है कि इसको वही 2D पॉइंट हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर के लिए जरूरी है। उतने डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पर नहीं करने वाले हैं। फिर भी जानना है आपको, तो आप जरूर जाके हमारा पिछले का लेक्चर देखिए, उस पर हर एक टॉपिक पर कुछ लगभग 3-4 क्वेश्चन किए हुए हैं हम। यहाँ हम जो भी कंसंट्रेशन टर्म है, उस पर वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड में आया है, जो हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि नहीं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानना हो और क्वेश्चन बनाना हो, तो जरूर जाके आप उसको देखिए। ठीक है बच्चों, आइए, तो हमने क्या बोला, ए और बी। तो अगर बोलेंगे इसका बताइए कि मोल फ्रैक्शन को याद रखिएगा, हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन। जैसे कि बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताइए, जीटा, तो क्या बोलेंगे, मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मतलब ए का मोल बाई टोटल मोल, है कि नहीं। इससे क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर ऐसे ही यहां से क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए आप, तो आप बोलते हैं मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, है ना, टोटल मोल। अब एक बात और समझिए कि अगर आपको बोला जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा ये, 1। एग्जाम्पल से देखिए, मान लेते हैं कि ए का जो है ना 3 मोल है, ठीक है, और बी का 4 मोल है, ठीक बात। तो अगर आपसे बोले कि बताइए यहाँ पर कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या लिखेंगे आप, तो मोल ऑफ ए ऊपर 3, अब मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी क्या बोलेंगे आप, 7, ठीक है। यही से बोले मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, मोल ऑफ बी 4, अब टोटल मोल कितना, 7। अब जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देखिए कितना आएगा, 3/7 प्लस 4/7, दैट इज 7/7 कर कितना आ गया, 1। मतलब इन दोनों मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1। इसका मतलब कि अगर आप एक का मोल निकाल लेते हैं, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहां जैसे निकाल सकते हैं हम, है कि नहीं।
कुछ और समझिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि अगर तीन तीन कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, तीन तीन कंपोनेंट होते हैं ए, बी और सी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इन तीनों का सम क्या होता? 1 होता। अगर बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताइए कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ ए बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी, इससे क्या निकल जाता? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यह क्या सिंबल होता है? ये जीटा। क्या होता है? ये जीटा, है कि नहीं? तो इतना नोट करिए। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बच्चों, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का। फॉर्मूला ये होता है C2H6O2, है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। 20% जो कंसंट्रेशन दे रखा है, क्या है वो? बाय मास दे रखा है। समझ में आया बात ना? इसका मतलब जस्ट बताया है आपको। 20% का मतलब क्या है कि 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल dissolve in 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें मोल फ्रैक्शन अगर इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है तो हमें इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल चाहिए और वाटर का भी मोल चाहिए, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, निकालते हैं क्या सबसे पहले मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ई मोल ऑफ इथाइलिन। क्या होता है मोल का फॉर्मूला? गिवन मास बाई मोलर मास। इसका गिवन मास कितना है? इसका 20। इसका मोलर मास निकालने आता है आपको, C2 है, कार्बन 2, मतलब 12 2 एक कार्बन का 12 होता है, 12 2 24, 24 प्लस 6 30 और 16 2 32, है ना। तो 30 प्लस 32 कितना हो गया? 62, यानी ये 10 और ये कितना हो गया? 31। इसका मोल कितना आ गया? 10/31 आ गया, है कि नहीं? अब मोल ऑफ क्या निकालेंगे अब आप सबसे एक बात बताइए, वाटर का मास चाहिए ना आपको। 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं था बच्चों, ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो मास ऑफ वाटर कितना होगा? मास ऑफ वाटर, अब सीधा सा बात है कि 20 ग्राम अगर उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है और पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो वाटर का मास 100 माइनस बी दैट इज 80 ग्राम हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम मोल ऑफ वाटर निकालते हैं, मोल ऑफ वाटर, तो गिवन मास कितना है इसका? 80 ग्राम, है ना। अब भाई वाटर का मोलर मास कितना होता है? तो वाटर का फॉर्मूला H2O है ना, H2O, तो 18 होगा ना, ये 18 कितना बार में कटेगा? 2 से 40 बार में और 9 बार में, मतलब 40/9 आ गया किसका? मोल फ्रैक्शन। मोल किसका आ गया? वाटर का। तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो क्या मोल ऑफ इथाइलिन बाय मोल ऑफ इथाइलिन प्लस मोल ऑफ वाटर, सारा वैल्यू हम निकाल के रखे हुए हैं, बस आपको इसको सॉल्व कर देना। 10/31 बाई 10/31 प्लस क्या? प्लस 40/9। आई होप कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व करिए और आपका क्या निकल जाएगा? इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। अगर मान लेते हैं वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछ दिया आपसे, तो जो आपने इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकाला है उसी को 1 में से माइनस कर देंगे आप, क्योंकि आपको पता है ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 1 होगा। तो अगर आपने ये निकाल लिया और वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो 1 माइनस क्या कर देंगे हम? इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन, है ना। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, है ना। इस सारे कंसंट्रेशन टर्म को हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। हालांकि हम अपने क्लास 11th में जो हमने लेक्चर बनाया उसमें 2 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया है, क्योंकि हमने वहां पर एक एक टॉपिक पर क्वेश्चन ज्यादा कराया है। यहाँ पर एक बेसिक टर्म समझ लेना है, क्योंकि सबका यूज होने वाला है यहाँ पे, है कि नहीं। तो चलिए इसको आप नोट कर दीजिए। देखिए बच्चों, अब अपना जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है, क्या है वो? मोलारिटी। मोलारिटी, है ना। क्या होता है इसका फॉर्मूला मोलारिटी का? इसका फॉर्मूला बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या है बच्चों? ये मोलारिटी का फॉर्मूला है। मोलारिटी कैसे इसका होता है? क्या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल एम से, याद रखिएगा मोलारिटी। अगर हमने बोला कि एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, जैसे
NaOH का कंसंट्रेशन बच्चों 2m है, 2 कैपिटल M। क्या मतलब है इसका? तो आप बोलेंगे इट मीन्स दैट 2 moles of NaOH यानी caustic soda dissolved in 1 liter of solution। 1 liter of solution। एक देखिए, तो क्या बताया हमने? इसका मतलब ये हो गया NaOH का कंसंट्रेशन 2 मोलारिटी है, मतलब NaOH का 2 मोल, NaOH का 2 मोल बच्चों डिजॉल्व है किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में, है कि नहीं? तो इसको बोलेंगे हम। अब देखिए, अब यहां से कुछ और टाइप का आता है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? डाइल्यूशन करने पर, तो यहां से याद रखिएगा, होता है इसका M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस फॉर्मूला को फिलहाल आप ध्यान में रखिए, क्वेश्चन कराए हम इस पर हम, ठीक है ना? क्या है डाइल्यूशन का मतलब? देखिए, मान लेते हैं कि यह कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना? इसमें टोटल n मोल डिजॉल्व है, n मोल, ठीक है, n मोल। पहले इसका वॉल्यूम कितना था? V था, और मोलारिटी क्या था? V1 था, वॉल्यूम मोलारिटी M1 था। हमने क्या किया कि हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया और एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया, ठीक है ना? तो अब अगर वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसका, मतलब वाटर ऐड हमने जैसे ही किया तो अब हमारा जो वॉल्यूम क्या हो गया, ये चेंज कर गया। अब वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया, मोलारिटी क्या हो गया? M2 हो। लेकिन मोल का सॉल्यूट अभी भी कितना है? इसमें n ही तो है। हमने कुछ सॉल्यूट थोड़ी ऐड किया है, सॉल्यूट का मोल पहले भी n था और डाइल्यूशन करने के बाद भी इसका मोल n ही है। तो बात बताइए, यहां से हम क्या लिखेंगे? n इज इक्वल, क्योंकि पता है कि M1 बराबर क्या होगा? n बाई V1। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या होगा? M1V1, और यहां से n इज इक्वल टू क्या होगा? M2V2। अब देख रहे हैं कि मोल इज इक्वल टू M1V1 और यहां भी मोल इज इक्वल टू M2V2, दोनों मोल ये इक्वल है, तो यह भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो वही तो हमने यहां लिखा है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, है ना? इसको बोलते हैं मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है ना? इस पर क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर बोला जाए मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशन, दो आइडेंटिकल सॉल्यूशन है, ठीक है ना? हमने उसे क्या कर दिया? हमने उसको मिक्स कर दिया, ठीक है ना? आइडियल सॉल्यूशन मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन ये है और दूसरा सॉल्यूशन ये है ना? इसका मोलारिटी क्या है बच्चों? M1 है, वॉल्यूम क्या है? V1 है, और इसमें N1 मोल है, टोटल कोई सॉल्यूट है N1। सेम सॉल्यूशन ये भी है, मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है तो ये भी शुगर सॉल्यूशन ही है। इसका मोलारिटी M2, वॉल्यूम V2, और इसमें जो मोल डिजॉल्व है वो N2 है। अगर हमने इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो अब पूछ रहा है इसका मोलारिटी क्या होगा? तो इसका मोलारिटी का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2। यह फॉर्मूला होता है बच्चों किसका? मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। कैसे निकला है तब चेक करिए बच्चों। पता है कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। इस पहले से वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था। कहने का मतलब अगर ये 100 ml था और ये 200 ml था तो टोटल कितना हो गया फाइनल वॉल्यूम? 300 ml, दोनों को ऐड कर दिए। अच्छा, इसमें टोटल मोल किसके बराबर हो जाएगा? N1 प्लस N2, ये मोल और ये मोल ऐड हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो हमें पता है कि n यहाँ क्या बोले हम? N1 प्लस N2, तो n का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू V। पीछे देखे ना हम n कैसे, जब मोलारिटी होता है मास इंटू मास बाई मोलारिटी क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। तो मोल कैसे निकलेगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। N1 जब आप क्या लिखेंगे? यहाँ से N1 क्या लिखेंगे आप? M1V1 प्लस N2 को क्या लिखेंगे आप? N2 को M2V2। तो एक बात बताइए यहाँ से कि यहाँ से M इज इक्वल टू नया मोलारिटी जो है M1V1 प्लस M2V2, आई टोटल V नीचे आ जाएगा। इसका मतलब कि M1V1 प्लस M2V2, आई V किसके इक्वल है? ये टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। यही तो हम बताए थे वहां पे फॉर्मूला है मोलारिटी का, है कि नहीं? तो ये रहा बच्चों मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन, और ये क्या रहा? मोलारिटी ऑफ 2 सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको नोट करिए। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं,
फिर आते हैं अपने अगले कंसंट्रेशन टर्म पर। देखिए ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3। क्या निकालना बच्चों, Na2CO3 का मास निकालना है। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, 100 ml और उसका कंसंट्रेशन 3 मोलारिटी है। अब सीधा सा बात है बच्चों, जब भी मास निकालने की बात आएगी ना तो आप पहला काम करिए मोल निकालना। मोल जैसे ही निकालेंगे मास निकालना काफी आसान है, क्योंकि मोल का सीधा रिलेशन मास के साथ है। मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास है। देखिए तो वहां पर मोलारिटी दे रखा है ना, मोलारिटी तो हम लोग भी जस्ट पढ़े हैं कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी कितना है, यहां से मोल निकालिए, मोल क्या हो जाएगा, अब मास मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो मोलारिटी कितना है 3, अब वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, अब वहां कितना है 100 ml, तो 100 बाई 1000 है ना, कितना होगा ये 3/10 इसका मोल आ गया। तो मोल से हमें मास चाहिए ना, मास, तो मास कैसे निकलेगा कि मास निकालने फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। तो इसका मास निकालना मोल 3/10, गिवन मास को x मान लेते हैं और मोलर मास कितना होगा Na2CO3 का बताइए, 23 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 और 16 इंटू 3 कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48 और 12 60 अब 96 हो गया। कितना लिखेंगे यहाँ पे 90, मतलब x इज इक्वल टू 96 इंटू 3/10 है ना, 10 6 इज 18 9 27 और 1 6 18 27 28/10 दैट इज 28.8 ग्राम आ गया है ना। अच्छा अगर आपसे बोला जाए कि 1 लीटर अगर क्या है बच्चों वाटर है, उसका मोलारिटी कितना होगा 1 लीटर वाटर का, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, अगर बोला जाए कि कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर है ना, तो इसका सीधे वैल्यू आप याद रखिए 55.55 ये आता है। ये कैसे आया देखिए, मोलारिटी क्या है गिवन मास सॉरी मोल बाई वॉल्यूम, तो वाटर का हमें मोल निकालना पड़ेगा। अच्छा आपको बता दें कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो अगर 1 लीटर है मतलब 1000 ml, और जब 1 ml का मास 1 ग्राम है तो 1000 का मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। तो अगर हम पहले निकालिए मोल ऑफ वाटर कितना होगा, गिवन मास कितना 1000 अब बाई 18 ये मोल आ गया। अब मोलारिटी कैसे निकलेगा, तो मोलारिटी 1000 बाई 18 और नीचे क्या लिखेंगे 1, यानी कि 1000 बाई 18 आ गया। तो डिवाइड करेंगे आप इसको तो 55.5 मोलारिटी ये वाटर का आ जाएगा है ना। चलिए इसको नोट करिए, अब एक काफी अच्छा क्वेश्चन इस पर करते हैं हम लोग, ठीक है ना, जल्दी इसको नोट कर दीजिए। देखिए बच्चों ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलारिटी HCl, मतलब इतना पता चल गया क्वेश्चन पढ़ते ही कि आपको HCl का वॉल्यूम चाहिए और HCl का मोलारिटी दे दिया। मतलब अगर HCl का मोलारिटी गिवन है, वॉल्यूम चाहिए, अगर आपको HCl का मोल भी पता चल जाए तो पता है ना कि मोलारिटी इज इक्वल टू N/V। आपको मोलारिटी पता है, मोल पता है, तो यहां से क्या निकल जाएगा HCl का वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब एक बात पक्का हो गया कि हमें पहले HCl का मोल चाहिए होगा। इतना ही पढ़ते इतना बात समझ गए हम। रिक्वायर टू रिएक्ट कंप्लीटली, ताकि वो HCl पूरी तरीके से रिएक्ट कर सके। हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है Na2CO3 का और NaHCO3 का, और दोनों का जो मिक्सचर है वो इक्विमोलर है, दोनों का मोल क्या है बच्चों सेम है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, दोनों को रिएक्ट कराना है तो रिएक्ट कैसे होगा समझिए कि अगर Na2CO3 बच्चों अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है, इससे बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यह रिएक्शन हमारे क्लास 10th में भी था। और अगर बच्चों मेटल बाइकार्बोनेट ये भी रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो ये बनता है NaCl प्लस H2O प्लस क्या CO2। बैलेंसिंग में यहाँ 2 लग जाएगा, देखिएगा Na2 है और यहाँ भी क्या लगेगा 2, सोडियम 2 सोडियम 2
क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन 3, बैलेंस्ड हो गया। ये आई थिंक ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये, है ना। तो आपने क्या देखा, टोटल 3 मोल चाहिए इसका HCl का। और देखिए अगर ये दोनों एक एक मोल होता तब, फिलहाल पता करेंगे कि कितना मोल है ये। अच्छा, तो मान लेंगे हम कि लेट कि Na2CO3 का मास कितना ग्राम है, x ग्राम रिएक्ट कर रहा है ये। तो बताइए NaHCO3 कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, 1 माइनस x ग्राम, 1 माइनस x ग्राम, है कि नहीं, पता है मेरे पास, क्योंकि दोनों मिक्सचर 1 ग्राम का है। तो हमें पता है जिसका जितना मोल इसका है Na2CO3 का, उतना ही मोल इसका भी है। तो आपको पता है कि मोल ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ NaHCO3। डायरेक्ट इक्वल करते इसका मोल कैसे निकलेगा बताइए, गिवन मास बाय मोलर मास कितना होगा बच्चों, यहां से Na2CO3 का मोलर मास 23 2 46, अच्छा जस्ट निकाले भी तो थे, इसका 96 आएगा, इज इक्वल टू इसका कितना आएगा बताइए, 1 माइनस x बाई 1 माइनस Na23 प्लस 1 24, और 24 प्लस 12, कार्बन का 12 होता है ना, 24 प्लस 12 36, और 36 प्लस 48 है ना, 36 प्लस 48 कितना हो जाएगा ये, 84 हो जाएगा ये। अब हम यहां से सॉल्व करेंगे, यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे हम। तो x का वैल्यू आपको बता दें तो कैलकुलेशन कर लेना है आपको यहां से। इसमें x का वैल्यू बच्चों क्या आएगा, x का वैल्यू बच्चों यहां आ जाएगा 0.558 ग्राम आ जाएगा ये x का वैल्यू, है ना। x का वैल्यू जब x का वैल्यू 0.558 ग्राम आया, इसका मतलब बच्चों कि Na2CO3 इतना ग्राम है। तो NaHCO3 का मास कितना होगा बताइए, मास ऑफ NaHCO3 कितना आ जाएगा, तो है ना, टोटल जब मिक्सचर 1 ग्राम का है, जिसमें ये Na2CO3 अगर कितना ग्राम है 0.558, ये कितना आएगा 0. इतना माइनस कर दिया जाए। जब आप इसको माइनस करते हैं बच्चों तो इसका मास कितना आता है, आप इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर लेना, आप इसको, है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर, एक मिनट, 0.442 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप इसको। अब आगे आइए, अब आप क्या करिए, हमें इन दोनों का मोल चाहिए। अगर आपको एक बात पता है स्टोइकियोमेट्री में, जानते अगर ये 1 मोल है तो इसको 2 मोल चाहिए, अगर ये 2 मोल है तो इसको 4 मोल चाहिए Na2CO3 को पूरा रिएक्ट करने के लिए। और अगर ये 1 मोल है तो इसको 1 ही मोल चाहिए, कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना। मतलब देखा जाए तो इसके 1 मोल को 2 मोल और इसके 1 मोल को 1 मोल। तो पता करते हैं पहले इसका कितना मोल है। तो मोल ऑफ Na2CO3 कैसे निकलेगा, तो हमने कितना निकाला इसका मास 0.558, इसका मास कितना था 96, तो इसका मोल क्या आएगा बच्चों, इसका मोल आएगा 0.00526। उसी तरीके से मोल ऑफ NaHCO3 आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो सेम तो होगा भी, क्योंकि ये बात लिखा हुआ है इक्विमोलर, है ना, 0.442 और नीचे क्या 84, तो इसका भी कितना आएगा 0.00526। तो टोटल मोल ऑफ HCl का टोटल मोल कितना आ जाएगा बच्चों, देखो इसके 1 मोल को 2 मोल चाहिए, इसके 2 मोल को 4 मोल चाहिए, तो जितना मोल है उसका डबल चाहिए। तो ये कितना मोल है, कितना, तो 2 इंटू 0.00526 प्लस HCl, ये 1 मोल है तो इसको 1 मोल, ये 2 मोल है तो ये 2 मोल, इसका मतलब प्लस और क्या 0.0052, इसका मतलब टोटल HCl का मोल कितना निकल के आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 0.01578, इतना मोल चाहिए। बस अब कहानी खत्म है इसका, ये मोल है। हमने HCl का क्या निकाल लिया, हमने मोल निकाल लिया। अब हमसे तो पूछ रहा है इसका वॉल्यूम, तो हमें पता है कि मोलारिटी बराबर N/V है कि नहीं, यानी V बराबर N/M। कितना मोल हम लाए हैं टोटल 0.01578। अब भाई मोलारिटी कितना दे रखा है देखिए, तो इसका 0.1, ये यहां से क्या होगा बताइए, यहां से अगर ये हटा पॉइंट तो एक काम करिए, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, यानी कि वही कुछ 1578 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इतना क्या आ जाएगा इसका, इतना लीटर में, ये लीटर में आएगा वॉल्यूम।
अगर इसी को ml में चेंज करना चाहे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ 157.8 ml आ जाएगा इसका आंसर मिलीलीटर में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार इसको फिर से, अगर नहीं समझा तो फिर से इसको रिवाइज कर देखिए हमने क्या बताया है। सीधा सा बात है, वॉल्यूम निकालना था तो हमें मोलारिटी दे रखा था, तो हमें इसका मोल पता करना था। मोल पता करने के लिए पूरा कहानी चलाई है ना। ये रिएक्शन हमने लिखा, इसके 1 मोल को 2 मोल, इसके 1 मोल को 1 मोल। तो हम पता किए कि 1 ग्राम मिक्सचर है दोनों मिला के, तो अगर ये x ग्राम है तो ये 1 माइनस x ग्राम होगा, 1 माइनस है। दोनों का मोल को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इक्विमोलर अमाउंट है ना। और यहाँ से x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू निकालते ही हमने दोनों का मोल निकाल लिया है ना। इसका मोल और इसका मोल इक्वल था। तो अगर इसका 1 मोल है तो इसको 2 मोल, तो इसका जितना मोल होगा उसका डबल हो जाएगा ये। इसके 1 मोल को 1 मोल चाहिए तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, टोटल इतना मोल आ गया HCl का। अब मोल आ गया तो इसके बाद वहां से वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, तो अब क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मोलालिटी क्या है। मोलालिटी कंसंट्रेशन का अगला टर्म है बच्चों, मोलालिटी है ना। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलालिटी को। इसका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ आपको ध्यान देना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। याद रखिएगा, इसका यूज है, इसका आगे भी पढ़िएगा। जितने भी लॉ जो आए थे, हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, उन सब में हमने कंसंट्रेशन यूज किया है मोलालिटी का। इंपॉर्टेंट है ये है ना। यही कारण है कि इसको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बताना जरूरी है, ताकि जो बच्चे का अगर 11th का वो कंसंट्रेशन टर्म नहीं पढ़ पाए हो तो वो यहाँ पर भी जान ले वो है ना। देखिए क्या है बच्चों, मोलालिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, किलोग्राम में। एग्जांपल समझिए, अगर हम बोल दें कि NaCl का बच्चों कंसंट्रेशन 2 मोलारिटी है, ठीक है ना, 2 मोलालिटी स्मॉल है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है सिंपल कि 2 मोल्स ऑफ NaCl dissolved in 1000 ग्राम ऑफ या 1 kg 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर। सॉल्वेंट अगर वाटर है तो ठीक है, वाटर बोल देंगे आप यहाँ पे। तो ये रहा बच्चों मोलालिटी है ना, मोलालिटी होता है ये। सबका रिलेशन भी है, आप चाहे तो कुछ रिलेशन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं अगला कंसंट्रेशन टर्म जो है अपना, और वो क्या बच्चों, नॉर्मालिटी। ठीक है, नॉर्मालिटी क्या है, तो इसमें आपको बता दें, इसमें बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बात है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको पहले निकालना होगा इक्विवेलेंट मास। इस सब चीज पर हम डिटेल में बात किए हुए हैं, अभी बस कुछ फॉर्मूला से याद रखिए। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है ये, तो ये निकलता है मोलर मास बाय एक्स, जहां एक्स क्या है बच्चों, वैलेंसी फैक्टर है ना। और उसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, तो ये निकलता है बच्चों गिवन मास बाय कौन सा मास, इक्विवेलेंट मास। तो इस दोनों का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए कि एक बात समझ लीजिएगा कि अगर एसिड है, फॉर एसिड अगर कोई एसिड होगा तो उसका एक्स क्या होगा, एक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कितना वो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, वही उसका वैलेंसी फैक्टर। फॉर बेस के लिए क्या होगा, एक्स नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कितना वो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर कोई सॉल्ट है, फॉर सॉल्ट, तो सॉल्ट के लिए बच्चों एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ केटायन। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर आपको बोले कि आप है बताइए फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का हमें इक्विवेलेंट मास बताइए, H2SO4 का।
तो कैसे निकले? आपको पता है बच्चों कि H2SO4 जब टूटता है तो H प्लस और SO4 2 माइनस में, और यहाँ 2 लगाते हैं हम चार्ज बैलेंस करने के लिए, 2 माइनस 2 प्लस। तो कैसे निकलेगा इसका इक्विवेलेंट मास? तो इसके बाद इसका मोलर मास क्या होगा? मोलर मास बाई एक्स। तो H2SO4 का मोलर मास कितना? 2 प्लस 32 34, और 34 प्लस 64 कितना? 98 ग्राम, 98। और नीचे वैलेंसी फैक्टर एक्स, तो ये कितना H प्लस प्रोड्यूस किया है? 2 ना। तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या है? जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन 2, यानी कितना आ गया इसका? 49 ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया, 49 आ गया। ऐसे ही किसी का पूछ दे आपसे हम, तो उसका क्या लिख दीजिए आप? ये बोल दे बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ आप हमें बताइए क्या? जैसे कि क्या लेते हैं यहाँ पे हम? Na2CO3 बताइए, Na2CO3 का। तो बच्चों Na2CO3 एक सॉल्ट है। क्या है बच्चों? ये सॉल्ट है Na2CO3, है ना। तो इसका कैसे निकलेगा इक्विवेलेंट मास? तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आप देखिए मोलर मास। तो Na2CO3 का मोलर मास कितना है? 96 आया था ना, 96 आई हो। अच्छा, ये जब ब्रेक करेगा Na2CO3, यहां दिखाते हैं Na2CO3 जब ये ब्रेक करता है तो Na प्लस और CO3 2 माइनस, फिर यहां हम क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं, है ना। 2 माइनस तो 2 प्लस, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, मतलब टोटल 2 केटायन हो गया ना, केटायन 2, बैलेंसिंग फैक्टर 2, मतलब कितना? 48 हो गया इसका इक्विवेलेंट मास। ठीक है, इस तरह से इक्विवेलेंट मास निकलता है। आया समझ में? चलिए पहले इतना नोट करिए, फिर इस पर आगे देखते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं इस पर एक हम। क्या है? इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolved in 500 ml of solution, 500 ml of solution, फाइंड नॉर्मालिटी। क्या फाइंड करना है बच्चों? नॉर्मालिटी, है ना। आइए, हमने क्या बताया अभी आपको नॉर्मालिटी का फॉर्मूला? ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। अच्छा, तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए होगा H2SO4 का, तो इसके लिए पहले आप इक्विवेलेंट मास निकालिए H2SO4 का। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? मोलर मास। तो H2SO4 का मोलर मास बच्चों 98 आता है, आप निकाल के चेक कर लेना, जस्ट निकाले हुए थे अभी हम 98। और इसका वैलेंसी फैक्टर 2, यानी कितना आ गया? ये 49 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कैसे निकलता है ये? गिवन मास जो कितना है? 0.98 बाई इक्विवेलेंट मास जो कितना बच्चों? 49। अगर ये हटा नीचे तो कितना आ जाएगा? 100। 49 से 2 आई, कितना बार में? 50। मतलब 1/50 क्या आ गया इसका? ग्राम इक्विवेलेंट। आइए वैल्यू पुट कर दीजिए अब यहाँ पे। नॉर्मालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितना लिख देंगे यहाँ पे? 1/50 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लीटर में तो कितना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम? 500 ml। तो आप क्या करिए यहाँ पे 500 बाई क्या करना होगा हमें? 1000, यानी कि 1/50 इनटू, ये पलट जाएगा ये 1000 बाई क्या? 50 इकट गया ये 55 कितना बार में? 20, है ना। 5 से 20 और 20 है, इससे कट गया, मतलब 2/5, इसका मतलब 0.4 क्या आ गया? नॉर्मालिटी। अच्छा, अगर क्वेश्चन में नॉर्मालिटी आ गया, आप पूछा मोलारिटी बताइए अब इसका, मोलारिटी कैसे निकलता है? मोलारिटी तो एक पूरा स्टेप में जाने से अच्छा है कि एक रिलेशन निकाल लिया जाए नॉर्मालिटी और किसके बीच में? मोलारिटी के बीच में। एक ऐसा रिलेशन जिससे तुरंत अगर आपको नॉर्मालिटी पता है तो मोलारिटी निकाल सकते हैं, और मोलारिटी पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मालिटी निकाल सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, तो अब एक लास्ट टॉपिक में क्या देख लेते हैं बच्चों? रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी। क्या रिलेशन है इसके बीच में, है ना। ताकि अगर ये रिलेशन पता है तो आप काफी जल्दी आप नॉर्मालिटी से मोलारिटी फाइंड कर पाएंगे। आप देखिए, आपको पता है मोलारिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नॉर्मालिटी का होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड लगाते हैं हम, ठीक है ना। डिवाइड इसलिए आएंगे तो m बाई n मोलारिटी बाई नॉर्मालिटी इज इक्वल टू, ये कट जाएगा ये, तो नंबर ऑफ मोल्स बाई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। तो बताइए m बाई n, मोल कैसे निकलता है, मोल गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई बच्चों मोलर मास। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, तो ये निकलता था गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास, है ना। तो आप देख रहे हैं क्या, गिवन मास से गिवन मास कट जाएगा, यानी यहां से मोलारिटी बाई नॉर्मालिटी इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट मास बाई नीचे क्या है, मोलर मास। अब देखिए m बाई n है यहाँ पे अगर, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, जस्ट बताया है, मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर x, और नीचे क्या मोलर मास, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ये, मतलब m बाई n क्या आया 1 बाई x, यानी यहां से बोल सकते हैं कि नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, है ना, इनटू x, मतलब वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। सीधा आप क्या करिए, अगर नॉर्मालिटी निकाल ली है तो क्या करिए आप, मोलारिटी निकाल लिए तो नॉर्मालिटी निकालने के सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए वैलेंसी फैक्टर। जैसे इसके पीछे ही जो क्वेश्चन बनाए थे जिसमें नॉर्मालिटी बच्चों 0.4 आया था, देखिएगा H2SO4 था, तो अगर इसी का बोलते हैं कि आप इसका मोलारिटी बताइए, तो मोलारिटी के लिए क्या, वैलेंसी फैक्टर यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं, अगर आप इसमें 2 से 0.4 बाई 2, तो 0.2 क्या आता है इसका, मोलारिटी आता है इसका, है कि नहीं, कितना आसानी से बन गया, ठीक है बच्चों। तो ये रहा किसके बारे में, तो बच्चों इस लेक्चर में ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया कंसंट्रेशन टर्म को, है ना। हमने जो भी इस चैप्टर में हमारा कंसंट्रेशन टर्म का काम था उसका एक ओवरव्यू हमने आपको इससे लेक्चर में दे दिया, ताकि पहले आप इसको देख लें, क्योंकि अगर आप उसको कंसंट्रेशन टर्म बहुत पहले पढ़े होंगे क्लास 11 में, तो हो सकता था आपके माइंड से वो चीज निकल गया हो, है ना। तो हमने इस लेक्चर में पूरे कंसंट्रेशन टर्म को कंप्लीट किया, इस पर कुछ क्वेश्चन कर लिए हम लोग। अब इसके बाद क्या है, अगर आपको हर एक कंसंट्रेशन टर्म पे और क्वेश्चन चाहिए तो आप जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आपको जो आई बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप क्लास 11 का वो कंसंट्रेशन टर्म का लेक्चर देखिए, वो पूरी लगभग 2 घंटे का वो लेक्चर है, दो लेक्चर है उसमें, है कि नहीं। आप समझिए कि अगर ये लेक्चर 1 घंटे में कंप्लीट हुआ है और उसको हमने 2 घंटे में कंप्लीट किया, 2 लेक्चर बनाए, तो उसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ ज्यादा कराया है ना बच्चों। तो उसको आप जरूर जाके बनाइए, उसको भी देख लीजिए आप। और अगर उसको नहीं भी देखते हैं तो यह लेक्चर भी आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि अब आप आने वाले जो भी हमारे टॉपिक्स है, हमारा जो अगला लेक्चर आ रहा है हेनरीज लॉ, आगे सॉल्युबिलिटी है, रॉलिट्स लॉ, इन सब में जहां जहां कंसंट्रेशन का काम होगा तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कैसे वहां पे हमें यूज करना है कौन सा कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हेनरीज लॉ होने वाला है ना। हेनरीज लॉ, अब ये लेक्चर आज जैसा कि बेसिक लेक्चर था, है ना, अब ये हमारा अगला लेक्चर जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ, रॉलिट्स लॉ, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे इस चैप्टर का जो मेन रस है वो आपके सामने निकल के आएगा। दूसरा बात ये कि हम इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं। बोर्ड का सारे क्वेश्चन, बोर्ड के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक बाय टॉपिक, वो आपको इसी क्लास में करवाएंगे हम। इसके अलावे जो भी जेई और नीट का भी जो भी टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम इस अपने लेक्चर में करवाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेक्चर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चाहे वो बोर्ड एस्पिरेंट हो, चाहे वो नीट या जेई एस्पिरेंट हो, ठीक है बच्चों। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि हमारा ये लेक्चर सब तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच बच्चों।